नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, सोमवार से उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट में 10वीं और 12वीं के ये एग्जाम होंगे। बोर्ड ने एग्जाम के लिए 1333 सेंटर्स बनाए हुए हैं। 191 संवेदनशील और 18 अति संवेदनशील केंद्र बनाए हुए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर खास नजर रहेगी। 10वीं में 1,29,785 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। 12वीं की बात करें, 1,13,170 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए भारती सकलानी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भारती, आज से जो है शुरू होने जा रहे हैं एग्जाम और 2 शिफ्टों में ये एग्जाम होंगे। किस तरह की तैयारियां हैं ताकि पारदर्शी तरीके से, नकल विहीन तरीके से ये एग्जाम हो पाए? सीनम, देखिए पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। सोमवार से यानी कि कल से एग्जाम्स शुरू होने जा रहे हैं और इसके लिए परीक्षा केंद्र, जैसा कि आपने बताया, 1333 बनाए गए हैं। 191 संवेदनशील केंद्र हैं और 18 अति संवेदनशील सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो परीक्षा दे सके। आज दिन भर सेंटर्स में यहाँ पर काम भी चल रहा है। अधिकारी जो है वो स्कूल पहुँच रहे हैं, व्यवस्थाओं को वहाँ पर देख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स को लेकर ऑफलाइन मोड में ये बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं सीनम। और खास बात यह है कि कोविड में हमने देखा किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास यहाँ पर कर दिया गया बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। इस बार आपके मार्क्स जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपका पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है, क्योंकि बीच में स्कूल्स खुल भी गए थे जैसे ही कोविड की पाबंदियां हटी थी। तो उसके बाद से अब ये पुरानी व्यवस्था के तहत ही बोर्ड एग्जाम्स यहाँ पर जो उत्तराखंड बोर्ड है वो करवाने जा रहा है और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल। और भारतीय, जरूरी ये भी हो जाता है कि एक लंबे वक्त के बाद जब बच्चे ऑफलाइन अब परीक्षा दे रहे हैं तो दिक्कत उन्हें भी होगी, लेकिन जो हमें करवाने हैं एग्जाम, उन एग्जाम को लेकर अभी जो परीक्षा केंद्र है उन पर किस तरह की तैयारी है? सुरक्षा के लिहाज से हम बात कर लें या फिर नकल विहीन परीक्षा के लिहाज से बात कर लें? देखिए, नकल विहीन परीक्षा करवाने को लेकर बोर्ड जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियों में लगा हुआ है। और इससे पहले भी ऑफलाइन मोड, कोविड के टाइम पर ही सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए ही स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल गए थे। हमने देखा था CBSE पैटर्न्स पर ही यहाँ पर एग्जाम्स करवाए गए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट था वो यहाँ पर उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए दिया गया था। लेकिन इस बार इनके मिड एग्जाम्स भी हुए थे, प्री बोर्ड एग्जाम्स भी हुए थे और उन्हीं के बेसिस पर इस बार जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आएंगे। 2 पालियों में एग्जाम्स होने वाले हैं। 10th और 12th के दोनों के एक साथ यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स होंगे। सुबह 8 बजे से पहला पेपर होगा। तो कल से बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तैयारियां आपने बताई। भारती सकलानी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार पहुंचकर राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम के रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। इससे पहले साल 2017 में भी राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रजत जयंती समारोह में शिरकत करने वाले हैं और दिव्य प्रेम सेवा मिशन का यहाँ पर कार्यक्रम है। संस्था के संस्थापक सदस्य राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार के दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम में पहुंचकर राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम की रजत जयंती समारोह में शिरकत करेंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद राष्ट्रपति दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम पहुंचेंगे। इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। यहाँ पर सभी जो भी लोग, जिन भी लोगों की एंट्री हो रही है, उनको पूरी तरह से यहाँ पर उनकी चेकिंग की जा रही है। मेटल डिटेक्टर जैसी डिवाइस यहाँ पर लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना हो उसके लिए प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पिछले लगभग 1 सप्ताह से जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे वो कसरत में लगे हुए थे। 10:30 बजे राष्ट्रपति हेलीपैड पर BHL हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद सड़क मार्ग से सीधे दिव्य प्रेम सेवा मिशन आश्रम पहुंचेंगे और 11 से 12 बजे तक 1 घंटा कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।
और चलिए इसी के साथ देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। धामी सरकार के मंत्रियों को विभागों का अभी इंतजार है। आबकारी, खनन, लोक निर्माण जैसे विभागों पर मंत्रियों की नजर है और खबरें ये भी मिल रही है कि पुराने मंत्रियों को विभाग रिपीट हो सकते हैं, यानी कि दोबारा से उन्हें वही विभाग दिया जा सकता है। तो किसे कौन सा विभाग मिलेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सस्पेंस इसे लेकर अभी तक बरकरार है और मंत्रियों को भी विभागों का इंतजार है। तो विभागों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है और चर्चाएं कई तरह की चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो नजर है मंत्रियों की वो है आबकारी, खनन और लोक निर्माण जैसे विभागों पर। सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से लाइव। सुनील, अभी इंतजार है तमाम मंत्रियों को कि विभाग उन्हें कौन सा मिलेगा। किस तरह की खबरें अभी चल रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि विभाग रिपीट भी हो सकते हैं मंत्रियों को। देखिए सीनम, लगता है कि मुख्यमंत्री बहुत जल्दबाजी में नहीं है विभाग बंटवारे को लेकर, और बड़ा मंथन चल रहा है। सोच समझकर विभागों का बंटवारा होने की उम्मीद है, जिस तरह से लगातार डिले किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री अभी हरिद्वार में राष्ट्रपति के कार्यक्रम में बिजी हैं, उसके बाद उनका गोवा का दौरा होगा। गोवा में कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें शामिल होंगे। कल शाम जब मुख्यमंत्री देहरादून लौटेंगे तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि कल शाम तक विभागों का बंटवारा हो सकता है, पोर्टफोलियो मंत्रियों को बांटे जा सकते हैं। खासकर जो चर्चाएं हैं, जो पुराने मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट में, 5 वो लोग हैं, 5 वो विधायक हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री रहे हैं, और 3 नए मंत्री इस बार ऐड हुए हैं। कुल मिलाकर 8 मंत्री हैं। तो जो पिछले मंत्री हैं उनको उनके विभाग एक बार फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। नए मंत्रियों को भी कुछ जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, क्योंकि पिछली सरकार में जो हैवीवेट मिनिस्टर थे, खासकर हरक सिंह रावत की बात करूँ, यशपाल आर्य की बात करें या अरविंद पांडे की बात करें, बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, इन लोगों के जो विभाग हैं वो मंत्रियों में बांटे जा सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैवीवेट डिपार्टमेंट हैं, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, हेल्थ है, आबकारी है, माइनिंग है, ये डिपार्टमेंट, इनमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि अधिकांश डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री खुद के पास रख सकते हैं। खासकर जो एक्साइज और माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है, उत्तराखंड को एक बड़ा जो राजस्व के रूप में एक बड़ी रकम मिलती है, उसमें वो माइनिंग और एक्साइज डिपार्टमेंट है। तो ये किसको दिए जाएंगे, क्या मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे? लोक निर्माण विभाग बड़ा डिपार्टमेंट है। आप अगर उत्तराखंड की हिस्ट्री में आप देखें तो नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक बार ये डिपार्टमेंट जो सूचना मंत्री थी इंदिरा हृदय को सौंप दिया गया था। उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री बने, लोक निर्माण जैसा विभाग मुख्यमंत्रियों ने खुद अपने पास रखा। तो अब पुष्कर सिंह धामी क्या करते हैं, क्योंकि पिछली टर्म में जब पुष्कर सिंह धामी सरकार में पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग सतपाल महाराज को सौंप दिया गया था, लेकिन इस बार ये कम उम्मीद है इस बात की कि ये डिपार्टमेंट फिर से सतपाल महाराज को सौंपा जाए। तो ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। मंत्रियों की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कब उनको पोर्टफोलियो बांटा जाएगा। जो उम्मीद है कल शाम तक मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है। जी बिल्कुल। और साथ ही सुनील, क्या कोई नाम अभी तक निकलकर सामने आ रखे हैं? जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट विभाग रहेंगे वो मुख्यमंत्री अपने पास ही रखेंगे, लेकिन 3 नए मंत्रियों को भी विभाग दिए जाने हैं। उन्हें किस तरह से जो है विभागों का बंटवारा हो सकता है, क्या खबरें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, जो खबरें हैं, प्रत्येक मंत्री चाहता है कि उसको उसकी चॉइस का डिपार्टमेंट दिया जाए। सुबोध उनियाल चाहते हैं कि उनके पास टूरिज्म या पावर सेक्टर जैसे डिपार्टमेंट उनको दिया जाए। पिछली सरकार में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट रहा है वो सतपाल महाराज के रहा है, सतपाल महाराज के पास रहा है। पावर सेक्टर जो है हरक सिंह रावत देखते थे। इस बार सुबोध उनियाल चाहते हैं कि डिपार्टमेंट मुझे दिया जाए। सितारगंज से नए कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं सौरभ बहुगुणा चाहते हैं कि उनको हायर एजुकेशन दिया जाए। लेकिन ये सब मुख्यमंत्री के विवेक पर है और इसमें बड़ा मंथन चल रहा है कि किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट सौंपा जाए, क्योंकि सरकार के आगे एक बड़ा टारगेट भी है कि सरकार को निकाय चुनाव में जाना है, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। आउटपुट देना होगा मंत्रियों को, और उसी हिसाब से कौन मंत्री क्या आउटपुट दे सकता है। मुझे लगता है कि जो ये मंथन, लंबा मंथन चल रहा है पोर्टफोलियो बांटने को लेकर, इन्हीं सब बातों को केंद्रित करते हुए ये मंथन चल रहा है। और बिल्कुल बहुत सारी चीजें ध्यान में रखकर जो है ये विभाग बांटे जाने हैं, इसे लेकर मंथन लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नवप्रभात इस तमाम जानकारी के लिए।
पीएम मोदी के सितंबर तक गरीबों को फ्री राशन देने के ऐलान पर सीएम धामी ने खुशी जताई और कहा कि पीएम के इस फैसले से गरीबों को मदद मिलेगी। इस फैसले से उत्तराखंड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुफ्त राशन योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसके तहत गरीबों को अब सितंबर तक फ्री राशन मिलेगा। इतनी बड़ी कोरोना महामारी चली, विश्वव्यापी महामारी चली। इस महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, संकल्प लिया था कि देश के एक व्यक्ति को भी बिना अनाज के नहीं रहना पड़ेगा, भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। और उन्होंने ये योजना लगातार चलाई, जिसमें देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार इसका लाभ मिलता रहा। उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को लगातार इसका लाभ मिला है। अब उन्होंने 6 माह के लिए इसको विस्तार दिया है, सितंबर माह तक इसको आगे बढ़ाया है। हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि जिनको हर गरीब की, मजदूर की, अब शोषित वंचित की, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता है कि कोई भूखा न रहे, उसके लिए हम दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। देहरादून से आई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरीश रावत से मिलने उनके घर पहुंचे। पुष्कर धामी शिष्टाचार मुलाकात के लिए पहुंचे और हरीश रावत के घर में दोनों की मुलाकात हुई। हरीश रावत ने कहा कि सीएम धामी शालीन और शिष्टाचार वाले इंसान हैं और राज्य को मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। हरीश रावत ने कहा कि पहाड़ के विकास के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि वो भी हरीश रावत से मिलने आते रहे हैं और दोबारा सीएम बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आए। बहुत बड़ा अनुभव, बहुत बड़ा राजनीतिक करियर रहा है और मैं पहले से ही उनके पास हमेशा आता रहा हूं और आज भी क्योंकि मुख्य सेवक के रूप में काम शुरू किया है, तो शिष्टाचार बस आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया। मेरी समझ से इस बात का कोई माने नहीं निकाला जाना चाहिए और राजनीति में हम परस्पर अलग अलग ध्रुवों में हैं और वो अलग ध्रुव हैं, हम उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन उस सहमति असहमति के बीच में भी जो एक राज्य का संबंध है, तो राज्य के संबंध के विषय में भी सोचना पड़ता है। इन चीज़ों का, इस तरीके की बातचीत का राज्य के आगे के विकास पर असर पड़ता है। उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री का ऐलान हो गया है। विधानसभा सत्र से ठीक पहले प्रेमचंद अग्रवाल को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। अग्रवाल धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि पिछले विधानसभा में वो स्पीकर रहे, लेकिन अब 29 से 31 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र से पहले प्रेमचंद अग्रवाल को ये जिम्मा दिया गया है। रितु खंडूरी विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी हैं। सीएम, सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। रितु खंडूरी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा में महिलाओं की व्यवस्था को सुधारने के साथ ही बेहतर सदन चलाने की रहेगी। शनिवार का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहा, जब उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में स्पीकर का पद रितु खंडूरी ने संभाला और उन्हें पहली महिला स्पीकर बनने का सम्मान मिला। रितु खंडूरी ने कहा कि ये उत्तराखंड राज्य की महिलाओं का सम्मान है और पहला काम विधानसभा में महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था करने के साथ ही सदन चलाना होगा। बातचीत किया गया है तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। बहनों का ही नहीं, उत्तराखंड का सम्मान हुआ है। 22 साल का है उत्तराखंड, नौजवान है उत्तराखंड, छोटा सा एक प्रदेश है उत्तराखंड और शायद बहुत ही पुराने प्रदेशों के लिए और बड़े प्रदेशों के लिए हम प्रेरणा स्रोत आज बन के निकले हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। बतौर विधायक रितु खंडूरी का ये दूसरा कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि जरूरी है कि नए विधायक सदन में बोलें और सुने भी। वहीं सीएम धामी समेत सभी विधायकों ने रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन पहली महिला स्पीकर के रूप में आज रितु भूषण खंडूरी जी निर्वाचित हुई हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और उत्तराखंड के हर क्षेत्र में सभी को आए हुए हमारे निर्वाचित जितने भी सदस्य हैं उनको भी सबको एक मौका मिलेगा, सबको काम करने का अवसर मिलेगा।
29 मार्च से धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र होगा और बतौर महिला स्पीकर रितु खंडूरी के लिए ये सत्र बेहद चुनौती भरा होगा, जब विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और सरकार की कोशिश नए वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान पास कराने की होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू आज हर्षिल रैथल गांव के दौरे पर रहे हैं और होम स्टे जमीनी हकीकत को भी देखा। मुख्य सचिव एसएस संधू ने रैथल गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों ने ढोल दमाऊ के साथ मुख्य सचिव का स्वागत किया और बुरांश के फूल भी भेंट किए। भ्रमण के दौरान उन्होंने रैथल गांव में 500 साल पुरानी लकड़ी से बने पंचपुरा भवन का निरीक्षण किया। साथ ही रैथल के आराध्य समेश्वर और मां जगदम्बा के दर्शन किए। रैथल के पंचायत चौक पर मुख्य सचिव ने ग्रामीणों से दयारा बुग्याल ट्रैक के बारे में जानकारी ली और समस्या सुनी। रैथल गांव आने से पहले एसएस संधू दयारा बुग्याल का हवाई सर्वेक्षण भी करने पहुंचे। मुख्य सचिव ने इससे पहले हर्षिल का दौरा किया और चारधाम यात्रा को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। क्योंकि यहाँ टूरिस्ट और भी बढ़ रहा है हर साल, इसको और भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमने होम स्टे में सब्सिडी 2 महीने पहले काफ़ी बढ़ा दी है और अगर ज़रूरत होगी तो और भी बढ़ाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में हर साल बढ़ता जा रहा है। कोविड पाबंदी हटने के बाद से ही फिल्म शूटिंग के लिए उत्तराखंड बॉलीवुड की पहली पसंद बनता रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने में 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शूट हो चुके हैं। प्रदेश में 95% तक शूट हुई फिल्म कश्मीर फाइल खूबसूरत लोकेशन की वजह से भी सुर्खियों में है। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म पाताल टी, बधाई हो, बत्ती गुल मीटर चालू, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, परमाणु, एलओसी सरीखे कई फिल्म उत्तराखंड में शूट हो चुकी हैं। अकेले जनवरी से मार्च के बीच 50 से भी ज्यादा फिल्में उत्तराखंड में शूट हो चुकी हैं। वहीं कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इन दिनों अमिताभ बच्चन जहां ऋषिकेश में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वहीं एक्टर सुनील ग्रोवर भी पहाड़ की वादियों में शूट कर रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रदेश में शूटिंग करना जहां सस्ता है, वहीं फिल्म के लिए 75% उत्तराखंड में शूट होने पर सरकार 1.5 करोड़ की सब्सिडी भी दे रही है। कोविड के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसको लेकर इस समय मुंबई में उत्तराखंड को लेकर बहुत उत्साह है। मैं बहुत सारे फिल्मकारों के संपर्क में हूं जो यहां आना चाहते हैं, अपनी फिल्में शूट करना चाहते हैं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद में जॉइंट डायरेक्टरेट बताते हैं कि प्रदेश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। उत्तराखंड में नेचुरल ब्यूटी तो है ही, लोकेशंस बहुत सुंदर सुंदर हैं, साथ में ही सरकार काफ़ी हेल्पफुल है। यहाँ पे हमको सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम है फिल्म परमिशंस के लिए, फिल्म शूट्स के लिए। साथ में ही अपने GMBN KMBN में स्टेज पे 50% ऑफ देती है गवर्नमेंट एंड 1.5 करोड़ रुपीस की सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। प्रदेश में वेब सीरीज से लेकर हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा स्कोप खुल रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री का प्रदेश के प्रति रुझान एक तरफ जहां रोजगार दे रहा है, वहीं पर्यटन के लिए भी अच्छा संदेश है। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।